अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। पड़ोसी मुल्क भारत में इलेक्शन जो बिहार के होने हैं नवंबर के अंदर, उससे मुतल्लिक एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है, क्योंकि अपोजिशन की जमात कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत और अपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में वोटर लिस्टों को दोबारा से रिवाइज नज़र-ए-सानी की उनके ऊपर, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। नज़र-ए-सानी के अंदर मुर्दा लोगों को शामिल किया गया है, नज़र-ए-सानी के अंदर कुछ तस्वीर गलत लगाई गई हैं और ख़ासकर ये ऐसा इन इलाकों में किया गया है जहां पर मुसलमान अक्सरियत है, और ये इसलिए किया गया है ताकि बीजेपी को इलेक्शन के अंदर अक्सरियत दिलवाई जा सके और उनको जितवाया जा सके। अभी बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस इसमें अकेली नहीं है। इंडिया ब्लॉक तो उनके साथ साथ है ही, लेकिन अब दीगर कुछ एनजीओज़, जैसे कि भारत की एक बड़ी जानी मानी एनजीओ है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने भी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। अपोजिशन की आवाज़ के साथ बहुत ही तवाना भारत में आवाज़ें हैं जो जुड़ गई हैं। शशि थरूर टाइप लोग हैं जिन्होंने ये जो वोट चोरी मार्च है इसमें हिस्सा लिया है, और ये सब मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात हैं इनमें सदाकत है और उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब इससे सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर आगे क्या होगा, लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन ख़ासकर कांग्रेस है, इसकी भारतीय सियासत में अहमियत जिस तरह से बढ़ रही है, और ख़ासकर अभी जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं उसमें बड़ी नुमाया इनको कारकर्दगी मिली, उसका अहाता करते हुए भी आगे का खाका क्या होगा, ज़रा उसके ऊपर तज्जिया तबसरा करते हैं। क्या राहुल गांधी कांग्रेस की भारतीय सियासत में वापसी मुमकिन बना सकते हैं? इस सवाल को ज़रा डीबंक करते हैं, और फिर ऑब्वियसली जो धांधली की एलिगेशंस लग रही हैं, वोट चोरी की एलिगेशंस लग रही हैं, उनकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये भी साथ साथ हम एक्सप्लोर करेंगे। हमें ज्वाइन करें इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये जो एलिगेशंस लगी और हमने देखा कि आज इसके ऊपर बहुत से अपोजिशन के जो रहनुमा हैं जो मार्च या अपोजिशन के एहतजाज में शिरकत कर रहे थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया। ये क्या सिग्निफाई करता है भारतीय इलेक्शंस के अंदर? ये कितनी बड़ी इल्ज़ामात फीट है, और इससे आगे चलकर क्या हो सकता है इम्प्लिकेशंस? अलीना, मुझे नहीं पता कि इस तहरीक की वजह से राहुल गांधी साहब जो हैं वज़ीर आज़म बन सकते हैं भारत के या नहीं, लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है, वो ये कि कांग्रेस और राहुल गांधी साहब वही कर रहे हैं जो एक जमहूरी निज़ाम में ऑपोजिशन को करना चाहिए, और वो ये कि आप हुकूमत पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, आप हुकूमत से सख्त और सख्त सवाल पूछें, खामोश होकर ना बैठे। बल्कि मैं तो कहूँगी अलीना कि हमारी जो अपोजिशन की जमातें हैं शायद वो बहुत कुछ सीख सकती हैं राहुल गांधी साहब से, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने एक तहरीक चलाई थी जिसका नाम था भारत जोड़ो तहरीक, जिसमें उन्होंने कहा था मैं नफरत की बात नहीं करूँगा, मैं मोहब्बत की, मुल्क जोड़ने की बात करूँगा, और वो चल के गए थे कई शहरों में भारत के जहाँ पे, और वो जो तस्वीरें थी अलीना, मेरे ख्याल से उन्होंने उनको असल में जो एक इमेज मेकओवर है, जो एक तासर था उनके बारे में कि बड़े एलिटिस्ट से हैं, वो इमेज मेकओवर उनको उस तहरीक से मिला था कि वो बारिश होती थी, सर्दी होती थी, वो खड़े होते थे, लोग आते थे, वो उनसे मिलते थे। ये चीज़ें, ये जो तस्वीरें, ये विजुअल्स होती हैं, ये लोग भूलते नहीं हैं। आज भी जब आपने देखा कि वो गिरफ्तार हुए तो एक एमपी थी, वो बेहोश हो गई, वो खड़े रहे उनके पास, उनको पानी ला के दिया, उनके बार बार पूछते रहे, ये चीज़ें लोगों को नहीं भूलती। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हमारी ऑपोजिशन इससे सीख सकती है कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे कहें कि ये तारीख है, आ जाए सब एहतजाज के लिए, बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऑपोजिशन ग्रास रूट पे लोगों के पास जाए, उनके अवाम के पास आप जाएं और जाके उनसे पूछें कि आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं वो इस मुल्क के लिए। तो ये एक तो चीज़। दूसरी चीज़ अलीना कि आप देखें ये जो इन्होंने पूरी जो तफसीली एक रिपोर्ट जमा की वोटर फ्रॉड के बारे में, ये इलेक्शन के तकरीबन कुछ 6-7 महीने बाद, मतलब इन्होंने बड़ी जल्दी इलेक्शन के ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू की, फिर एक तफसीली रिपोर्ट बनाई और वो अवाम के सामने रखी। ये भी मेरे ख्याल से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी हमारी ऑपोजिशन के लिए। मुझे पता है पीटीआई ने कुछ थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की थी फॉर्म 45-47 की, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी तफसील से रिपोर्ट ला के मेरा नहीं ख्याल है किसी
पॉलिसी हमारी ऑपोजिशन की जमात ने रखी है अवाम के सामने, जैसे इन्होंने रखी, और फिर उसके बुनियाद पे अब आप एक तहरीक चला रहे हैं और सवालात रख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। और तीसरी चीज अलीना जो मुझे बहुत अच्छी लगी आज राहुल गांधी साहब की, कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये मैं सियासत के लिए नहीं कर रहा, ये मैं आइन के लिए कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे, और जब वो नहीं करते तो वो एक जुर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये सारे सवालात लेके इलेक्शन कमीशन जा रहे थे। तो अलीना, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल के दौर में जहाँ पे बड़े अथॉरिटेरियन किस्म के माइंडसेट्स आपको मिलते हैं, शायद ये एक तरीका है, ये शायद लोग ढूंढ रहे हैं एक रिलेटेबिलिटी, कि वो एक सियासतदान की तरफ देखें जो एक्सेसिबल हो, जो आके उनसे आके पूछे कि आप क्या चाहते हैं। हमने पहले भी शो पे ज़ुहरान ममदानी साहब की बात की, उन्होंने न्यूयॉर्क में बड़ी अच्छी एक कैंपेन चलाई, और कैसे चलाई कि वो उन इलाकों में गए जहाँ पे ट्रंप के सपोर्टर्स थे, जहाँ पे वैसे लोग थे जो कभी शायद उनको वोट ना डालते, और वो वहाँ पे गए, जाके उन्होंने सुना वो क्या कह रहे हैं, फिर उनसे बैठ के बात की कि आप क्या चाहते हैं इस शहर के लिए। तो ये शायद वो चीज़ें हैं लीना जिसकी तरफ हमारी ऑपोजिशन को भी देखने की ज़रूरत है। राहुल गांधी इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन उन्होंने एक टफ टाइम ज़रूर दिया बीजेपी को, और ये वो चीज़ें हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवाम के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। रीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये कितने अहम हैं, और भारत में कांग्रेस को क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि पजीराई मिल रही है और बीजेपी का जो नैरेटिव है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा है? देखिए, इंडिया के चंद इम्तियाज़ात थे और मोदी साहब उनको महरूम करते जा रहे हैं। ये जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, इस तरह पॉपुलरिज्म के शिकार लीडर होते हैं, वो बज़ाहिर तो वक्ती तौर पर लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और उनका किरदार लोगों को बहुत उनके दिलों को भाता है, लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट के तौर पर वो अपने मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह के मोदी साहब ने किया। मसलन इंडिया का एक इम्तियाज़ ये था कि वहाँ पे मज़हबी डाइवर्सिटी है, और लोग मिसालें दिया करते थे कि देखें इतना बड़ा मुल्क है, उसमें इतने मज़ाहिब के लोग हैं, इतने करोड़ मुसलमान हैं और वो सब आराम से जी रहे हैं। मोदी ने ये किया कि उसको सिर्फ वो हिंदुओं का मुल्क और हिंदुत्व का मुल्क बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर लोग उनकी ये तारीफ़ किया करते थे कि उनकी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत थी। उस जमहूरियत में उन्होंने भी जो जबरी क़वानीन नाफिज किए, जिस तरह उन्होंने मीडिया को ग़ुलाम बनाया, जिस तरीके से उन्होंने अक़लियतों के साथ जो सलूक किए, उसकी वजह से इंडिया का वो इम्तियाज़ भी ख़त्म हो गया। और एक आखिरी इम्तियाज़ जिसकी हम पाकिस्तान में मिसालें दिया करते थे, मसलन हम पाकिस्तान में इंडियन इलेक्शन कमीशन के और इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस की मिसालें दिया करते थे, लेकिन वो चीज़ भी आज उस इम्तियाज़ से भी मोदी ने इंडिया को महरूम कर दिया, और पता चला कि इंडिया में भी पाकिस्तान के इलेक्शन जैसे घपले हो सकते हैं, और उन्होंने कर दिए हैं। और फिर जहाँ तक राहुल का ताल्लुक़ है, तो राहुल पिछले 2-3 सालों में वो एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पहले उन्होंने जो मार्च किया, उस मार्च ने उनकी बड़ी ग्रूमिंग भी की, और लोगों के दिलों में उसने अपने लिए जगह भी पैदा की। और अब इलेक्शन बड़ी मुश्किल से मोदी, जो कि इस मरतबा इससे ज़्यादा कामयाबी की तवक्को कर रहे थे, तो मोदी मुश्किल से जीते तो हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने दलाइल से ये साबित कर दिया, शवाहिद से ये साबित कर दिया कि उन्होंने इलेक्शन में रिगिंग की है। और वो भी आप देखें कि उन्होंने जितनी तहकीक की है, जितनी रिसर्च की है, और फिर उस रिसर्च को उन्होंने एक टीचर की तरह अपनी कौम को स्क्रीन पे समझा दिया कि किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो मेरे ख़्याल में तो ये जो दौर है या आजकल के जो दिन हैं, ये मोदी के जवाल के और राहुल गांधी के उभरने के दिन हैं। इंटरेस्टिंग। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैडम शेख, क्या मज़ेदार टॉपिक है। मोदी ने धांधली की, राहुल गांधी साहब फरमा रहे हैं मोदी ने धांधली की, मोदी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की, मोदी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कम से कम 100 सीटों पर धांधली की। हमारे बहुत सारे दिग्गज किस्म के तजियाकार और हमारे बहुत सारे दानश्वर, अहले इल्म,
और हमारे बहुत सारे अहले फ़िक्र, अहले बसीरत आज इस पर कह रहे होंगे कि जुल्म हो गया, जबर हो गया, मोदी ने इलेक्शन चुरा लिया, मोदी जालिम आदमी, उसने इलेक्शन भी चुरा लिया। क्या राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं? क्या राहुल गांधी बड़ा लीडर बनकर उभरा है? लेकिन जब बात मुड़ती है अपने मुल्क की तरफ, जब बात आती है अपनी तरफ, जब बात आती है अपने गिरेबान की तरफ, तो आएँ तो बाएँ तो शाएँ, तो लेफ्ट तो राइट, तो दाएँ तो इधर तो उधर। मैडम शेख, बड़े ही सारा कुछ मिलता जुलता है। ये मैंने तकरीर सुनी है इसकी, बड़े से हॉल में बड़ी सी स्क्रीन लगाकर जो राहुल गांधी साहब एक ढेर सारे लोगों को बिठाकर गुफ्तगू कर रहे थे। बस नाम और मकाम बदल दें तो सारा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, कोई 2-4 नाम आगे पीछे कर दें तो सब कुछ एक जैसा लग रहा था। लेकिन मैडम शेख, आपके सवाल पे आता हूँ। क्या रोना, क्या धोना, क्या मरसिया, क्या मातम, छोड़ें इन सारी चीज़ों को। मैडम शेख, मोदी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर अवाम के हक पर डाका डाला, हक के राय दही चुराया। अगर जालसाजी धांधली ना होती तो नरेंद्र मोदी आज वज़ीर आज़म ना होते। जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गद्दारी है, हम कार्रवाई करेंगे, ये बच नहीं सकेंगे। अब सवाल ये है मैडम शेख, जो आपने बड़ा एक उठाया है कि क्या वापसी हो पाएगी। मैडम शेख, वापसी हो गई है कांग्रेस की, वापसी हो गई है राहुल गांधी की, वापसी हो गई है अपोजिशन की। एक होती है वापसी इक्तदार में, एक होती है वापसी सियासत में। कल तक नरेंद्र मोदी साहब ने, मेरे प्यारे सरेंडर मोदी साहब ने उठाकर अपोजिशन को 7 समंदर पार काले पानी में फेंका हुआ था। आज कॉर्नर में लगे हुए हैं, अपोजिशन सड़कों पर है, आज अपोजिशन नजर आ रही है, आज अपोजिशन, आज खौफ और डर का बुत टूट रहा है, आज इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, आज अकलीतें इकट्ठी हो रही हैं, आज अपोजिशन मजबूत हो रही है, आज लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। और आपको पता है, सब्ज बागों वाला 75 नुकाती मंशूर, 10 साल से इक्तदार, 90% मीडिया साथ, अरबपति दौलतमंदों की फंडिंग, पाकिस्तान दुश्मनी, मुआशी, खारजा और अंदरूनी लाजवाल देवमालाई किस्म की वो जो दास्तानें थी, उसके बावजूद 400 का हदफ पार नहीं कर सके थे सरेंडर मोदी साहब इस इलेक्शन में। मतलब 2/3 अक्सरियत नहीं ले सके थे, मतलब मनपसंद आईनी तरमीम नहीं कर पाए। अब इसी इलेक्शन में, इस मार्का हक से पहले, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से पहले, इसी इलेक्शन में कांग्रेस तवक्को से ज़्यादा 100 सीटें जीत गई। यानी जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो तवक्को से ज़्यादा 100 सीटें जीत गया। भाई मैडम शेख, अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो नरेंद्र मोदी को उसका तकब्बर ले डूबा है। राहुल गांधी की मुस्तकिल मिजाजी, एक तरफ अनथक कोशिशें, एक तरफ मोदी साहब को जो झटका एक पाकिस्तान पर हमला करने से लगा है, बुनियाद थी मैडम शेख। ये एक तो जंग है ना जिसमें पाकिस्तान जीता, एक जंग है जिसमें पाकिस्तान जीता, भारत हारा, एक जंग है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ, एक ये जंग है जिसमें राफेल तैयारे, जिसमें S-400, जिसमें इसराइली ड्रोन, सारी कहानियां ख़त्म हुई। मोदी साहब की बुनियाद थी पाकिस्तान दुश्मनी, मोदी साहब की बुनियाद थी खित्ते का चौधरी होना, मोदी साहब की बुनियाद थी अखंड भारत, मोदी साहब की बुनियाद थी कि कटोरा पकड़ा दिया हमने। तो ये जब हारा है और ऊपर से इलेक्शन में 400 नहीं मिले, तो अब कांग्रेस वापस आ चुकी है। वो जो पुराने भारत की सेकुलर पार्टियां थी वो वापस आ चुकी हैं। ये भारत में आपने कभी सुना था इतनी दहशत में कभी आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हो सकता था कि कोई टीवी पर कह रहा हो कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर और राफेल की तस्वीरें दिखा रहा हो और मोदी तकरीर कर रहा हो पार्लियामेंट में झूठ झूठ के नारे लग रहे हैं। सब कुछ जाहिर करता है कि सियासत में जगह बना नहीं रहे बल्कि बना चुके हैं। ठीक है जी, फखर दुरानी साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? एक सेकंड, माजरत फखर, सलीम साहब सब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अर्ज़ करना चाह रहा था फ़खर भाई से माजरत के साथ। भट्टी साहब ने जो शुरू में जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया, तो देखें
कल तक ये होता था कि इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ किसी हवाले से मिलाया जाता था तो इंडियन बुरा मनाते थे कि कहाँ हम और कहाँ पाकिस्तान। और आपको याद होगा कि जब पैक्ट बन रहा था उससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया 3 ममालिक का वो बनाने की कोशिश की थी। तो इंडिया ने उस पर एहतजाज किया कि हमारा और पाकिस्तान का क्या मुकाबला। इंडिया अपने आप को चीन और अमेरिका का हम पल्ला समझने लगा था और पाकिस्तान के साथ अपने मुआवजे को वो बुरा समझ रहा था। तो उस चीज़ से भी ये जो जंग हुई और जिसमें जिस तरह उसकी पिटाई हुई, तो एक तो नरेंद्र मोदी ने उस एजाज़ से भी अपने मुल्क को महरूम कर दिया। और आज बड़े फ़ख्र से हम तो कह सकते कि आज उधर वो काम होने लगे जो पाकिस्तान में होते थे। आज वो ये नहीं कह सकता कि मेरी डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी भी पाकिस्तान की तरह दांदी ज़दा डेमोक्रेसी है। लेकिन जंग में उसकी जो इम्तियाजी हैसियत थी वो न सिर्फ ये कि ख़त्म हो गई बल्कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बालादस्ती से नवाज दिया। सर, ये जंग वाली बात तो आपने बिल्कुल सही की, लेकिन ये फ़खर दुरानी साहब जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, गो के इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी नहीं लगे, लेकिन इससे पहले भी छोटी मोटी धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, दीगर हुकूमतों के ऊपर, इवन यहाँ तक कांग्रेस के ऊपर भी। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है 2009 में शायद लगे थे इल्ज़ामात। क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो इल्ज़ामात हैं या इस बार जिस तरह से कांग्रेस अपने कार्ड्स प्ले कर रही है और सियासत कर रही है वो एक अच्छी जगह बनाएंगे? भट्टी साहब तो ये कह रहे हैं कि बना चुके हैं। बिल्कुल, देखिए हमें ये समझना होगा कि जो राहुल गांधी की आवाज़ है उसको इस दफ़ा लोगों की तरफ से पजीराई क्यों मिल रही है। और अचानक से देखें, आप पिछले 12-13 साल से देखें, मोदी के सामने बिल्कुल इनइफेक्टिव थी जितनी भी अपोजिशन की जमातें थी, और अचानक से राहुल गांधी को ये जिस तरह से एक पजीराई मिलना शुरू हुई है उसकी वजह है अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है उसने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसको SIR के नाम से उसको जो है वो पुकारा जाता है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया। और ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है ये बिहार में ही शुरू किया गया है, क्योंकि आपको पता है बिहार में इलेक्शंस होने हैं और वहाँ पे 8 करोड़ जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। एक खुफिया तरीके से वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया गया, जहाँ पे वोटर्स की वेरिफिकेशन करने के बाद 65 लाख जो वोट्स थे वो बिहार से ये इन्होंने कट कर दिए और ख़त्म कर दिए। तो उस पे जो तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी का 27,000 के करीब जो वोट्स थे वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हुए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर राहुल गांधी को जो है वो अवाम की तरफ से भी उसको पजीराई मिली, क्योंकि लोगों के वोट्स ख़त्म किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ BJP की जो गवर्नमेंट है ये दोनों मिल के कर रहे हैं। इसी बुनियाद के ऊपर जब ये सवालात उठाए गए और फिर उसके बाद इन्होंने जब स्क्रूटनाइज किया जो कांग्रेस की पार्टी है कर्नाटका के जो इलेक्शंस के हवाले से, वहाँ पे भी इनको धांधली के जो सबूत मिले। इवन जो बेंगलुरु से 4 जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स थे वो इसी वोटर्स जो रोल्स थे उसमें कुछ जो है इन्होंने वो रद्दोबदल करते हुए सस्पेंड भी कर दिए गए थे। तो ये जो एक सर्टिफाइड पहले धांधली के सबूत मिले कर्नाटका से, और फिर उसके साथ साथ ये जो SIR का जो प्रोसेस शुरू किया गया, और ये कहा जा रहा है कि ये पूरे हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी जो है वो वेरिफिकेशन की जाएगी और खुफिया तरीके से इस तरह की जाएगी जिस पे ट्रांसपेरेंसी के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर जब आपके पास लोगों की अपनी जो एक वॉइस है वो साथ हो, लोगों को वोटिंग राइट से जब ये महरूम किया जा रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि ये राहुल गांधी को इस वजह से भी जो है वो क्रेडिबिलिटी मिली और इस वजह से भी ज़्यादा इफेक्टिवली अब वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं और लोग उसको सुन भी रहे हैं। दूसरा जो एक ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपोजिशन इफेक्टिवली अब आवाज़ भी उठा रही है और दोबारा से पॉपुलैरिटी भी गेन कर रही है, उसका मैं समझता हूँ कि जो वाहिद जिम्मेदार है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो मई में जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है और उसके बाद जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से सवालात उठाए गए कि आप हमें बताएं, जो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमने आपके जहाज़ गिराए, हमने आपका S-400 गिराया और उसके साथ साथ हमने आपके मुख्तलिफ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर अटैक किया, आप उसका नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हमें जवाब दे।
आज तक ना प्राइम मिनिस्टर ने और ना ही उनके बाकी वज़रा ने कोई कंफर्म किया इस हवाले से, और अपोजिशन को बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इससे मेरा ख्याल है कि ये जो इंडियन जो लोग हैं वो भी ये जानना चाहते हैं हकायक क्या हैं। तो ये जो जिस तरह से डे बाय डे मोदी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म बढ़ता गया, और उसके साथ साथ इंटरनली जो इनका अपना जो पॉलिटिकल जिस तरह से मैनूवरिंग की जा रही है, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये अब नरेंद्र मोदी नर्वसनेस का शिकार हैं, और उसी नर्वसनेस की वजह से आज उन्होंने कुछ देर के लिए उनको गिरफ्तार भी किया गया, राहुल गांधी को और जो बाकी अपोजिशन की जो 300 रहनुमा थे उनको इलेक्शन कमीशन तक भी नहीं जाने दिया गया। तो इसी तरह ही मेरा ख्याल है कि ये जो अपोजिशन पार्टी जो एक सियासी अमल से और जमहूरी अमल से अगर ये आवाज़ उठाते हुए कोई करते हैं तो इससे आपको हमेशा क्रेडिबिलिटी मिलती है। और जो बेनज़ीर कह रही थी कि हमारे भी यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ को सीखने के लिए एक सबक है ये उनसे कि किस तरह से आपने उठाना है, जो आवाज़ उठानी होती है और किस तरह से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक दुरुस्त जो है पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल है कि अपोजिशन पार्टीज़ अगर वाकई समझती हैं उनके इलेक्शंस को चोरी किया गया है, इलेक्शंस में धांधली हुई है, इसी तरह उनको चाहिए कि हकायक के साथ पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक हुकूमत के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो कोई आवाज़ उठाएं, तो उसके बाद ही ये किया जा सकता है। अब ज़बानी कलामी से कभी भी हमने देखा है कि कोई आपको ना क्रेडिबिलिटी और ना ही कोई उससे जो एक भरपूर तरीके से पजीराई मिल सकती है। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। आज बड़ा अहम दिन है एक, उसके ऊपर हमने बात करनी है। मोर ऑन दिस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान में अक़लियतों, माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा सुबह से यकजहती के पैगामात अक़लियतों के साथ आ रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, बहुत से अज़्म का इजहार किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तो बनाने का मकसद और बुनियाद ही यही था कि तमाम लोगों को, तमाम मकतबा फ़िक्र को, तमाम मज़ाहिब को इक्वल राइट्स, बुनियादी हुकूक जो हैं उनके बराबर के हासिल होंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी और मज़हब के हो। और फिर हमारा झंडा जिसमें सब्ज़ के साथ साथ सफ़ेद पट्टी है, जो कि इस बात की अमली तौर पर निशानदही करती है और हमें याद दिलाती रहती है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक कितने इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ़ एक अलामती या सिर्फ एक दिन तक महदूद हो गया हो? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं? क्या हम अपने मुल्क के अंदर जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको मसावी हुकूक दे रहे हैं, उनको बराबर की रिस्पेक्ट दे रहे हैं? इसी चीज़ के ऊपर हमने रिफ्लेक्ट करना है और अपने तज्जियाकारों से उनकी राय जाननी है। आपसे सबसे पहले भट्टी साहब जानना चाहती हूँ मैं, क्या समझते हैं, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या इसमें क्या मज़ीद बेहतरी की जा सकती है कि हम वाकई फ़ख्र से कह सकें कि वो जो परचम में सफ़ेद पार्ट है हम उसकी लाज रख रहे हैं? इस फ़िक्रे में भी और इस सवाल में भी आप फ़ख्र को ले आई, तो मैं तो फ़ख्र के साथ आज कुछ भी नहीं कहूँगा। सर फ़ख्र भी माइनॉरिटी है इस शो की। तो आप अगर आपने कहना है फ़ख्र से कह सकें तो फ़ख्र से ही सवाल पूछ लें, फिर फ़ख्र से क्या कह सकें। खैर मैडम शेख, भट्टी साहब, मैं अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मुहाफ़िज़ हूँ, बिल्कुल उनको मिलने चाहिए। किस तरह मेरे वाहिद और इकलौते 78 सालों में वाहिद और इकलौते रहनुमा और लीडर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमुदात की रोशनी में उनको अक़लियतों को हकूक़ का उनको मिलने चाहिए, आईने पाकिस्तान की रूह से मिलने चाहिए। मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश होती है मैडम शेख, कैसे कि मज़ीद मुलाजमतें दें, मज़ीद अरकान उनके असम्बलियों में आएँ, मज़ीद आगे बढ़ने के मौक़े हों, मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ हो, मज़ीद इज़्ज़त हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि अगर भारत को मैं देखूँ तो हमारी अक़लियतें बहुत बेहतर हैं। हमारे यहाँ अक़लियतों की सूरत हाल बहुत बेहतर है। मसाइल हैं, कोई शक नहीं, मसाइल हर दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। सर माजरत के साथ मैडम शेख जो बुरा तरीन है उससे थोड़ी मवाजना करेंगे हम अपना। जी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चूँकि मैं इसलिए कर बैठा कि हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे और अब दरमियान में लकीर खींची और हम इधर। मैडम शेख आपने एक बड़ा दिलचस्प जुमला बोला है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं। क्या बात है, क्या आपने पूरे मेरे सवाल के कोई जवाब को टर्न कर दिया इस एक जुमले से। मैं इसलिए तो आपकी कदर नहीं करता ना, आपके ज़हन की फ़िक्र की। मैडम शेख आज
3 दिन पहले मेरे प्यारे पाकिस्तान की जान से भी प्यारे पाकिस्तान, जिसने हमें नाम मकाम इज़्ज़त दिया और जिसके बिना कुछ भी नहीं है हम, उसकी सालगिरह से पहले मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ उन सारों से जो हर अहम दिन पर, माँ का दिन हो तो माँ की मोहब्बत में डूब जाते हैं, बेटी का दिन हो तो बेटी के तकद्दुस की में डूब जाते हैं, अक़लियतों का दिन हो तो जाली पैगामात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। उन सारे पैगाम रसां लोगों को और पैगाम भेजने वालों से कहना चाहता हूँ और एक सवाल रखना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि आज इस मुल्क की अक्सरियत को वो तमाम हकूक़ मिल रहे हैं जो आइन में लिखे हुए हैं, जो हमें मिलने चाहिए थे? क्या आज कायदे आज़म का पाकिस्तान है? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था? क्या कभी कोई कौम ऐसी भी आती है जो मादरे मिल्लत को एक तरफ मादरे मिल्लत कहे, दूसरी तरफ उसे गद्दार बना दे, उसे धांधली से हरा दे? क्या ऐसी कौम भी आती है जिसका कोई हीरो मुश्तरका ना हो, कोई आइडियल मुश्तरका ना हो, कोई रोल मॉडल मुश्तरका ना हो? क्या ऐसी कौम भी आती है जिसने 24-25 सालों बाद आधा मुल्क तुड़वा लिया और उससे कुछ ना सीखा हो? क्या कोई ऐसी कौम आती है कि जिसके अक्सरियत पर अक़लियत मुसल्लत हो, वो अक़लियत जिसका हमारी ज़िंदगियों से कोई तल्लक नहीं, चंद शाही ख़ानदान? और आज सूरत हाल ये है मैडम शेख कि अक्सरियत को जान महाल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है। क्या मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो बिलावल भुट्टो साहब को मिलता है, कुछ ना करके भी? क्या मेरी बेटी या मेरे आम घरों की औरत को मरियम नवाज साहबा जितने हकूक़ हासिल हैं? क्या बख्तावर और आसफ़ा और आम बख्तावर और आसफ़ा एक जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हैं? तो ये चंद शाही ख़ानदान क्यों मुसल्लत है? इन्होंने हमें क्यों यरगमाल बनाया हुआ है? ये अक़लियत क्यों हम पर मुसल्लत है? आज के दिन अक़लियतों के साथ हम अक्सरियत भी अक़लियत हो गए हैं और ये अक़लियत अक्सरियत में बदल गए हैं। लिहाजा सोचने की बात यह है, कायदे आज़म का पाकिस्तान कहाँ गया? लाखों लोगों ने जिसके लिए जाने कुर्बान की वो पाकिस्तान कहाँ गया? इल्लामा इकबाल के ख्वाब वाला पाकिस्तान कहाँ गया? और क्यों हम कदम कदम पर हर मादरे मिल्लत को हराते हैं धांधली के साथ? क्यों नहीं हमने सबक सीखा मुल्क टूटने से? कहाँ जाना चाहते हैं हम? तो आज ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल पर हमें गौर करना चाहिए। गो कि मुझे पता है किसी ने गौर नहीं करना। बेनज़ीर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या हो सकता है अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? अलीना, हालात कुछ ऐसे हैं कि एक अक़लियत है हमारे मुल्क में जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते, हम बात ही नहीं कर सकते उनके बारे में। तकरीबन हर दूसरे दिन उनके बारे में हमें तो सहाफ़ियों को सबको मैसेजेस आते हैं कि किस तरह उनको निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे पंजाब में, और कितनी तेज़ी से इस किस्म के वाक़यात बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जाता है और अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है, जैसे ब्लास्फेमी का कानून है। और एक बड़ा अहम फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए, देखे हुकूमत की किस तरह इसका गलत इस्तेमाल होता है। हुकूमत ने क्या किया? कुछ भी नहीं, खामोश। आज के दिन तो बहुत बड़े बड़े हम बयानात सुनते हैं। अलीना, मैं आपको याद दिलाऊं, जड़ावाला का जो वाक़या हुआ था, 2 साल हो गए हैं उसको, मैं क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गई थी और उस वक्त बड़ी तस्वीरें खींची गई, उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, बड़ी बड़ी बातें की गई और मैं वहाँ पे थी और वहाँ पे बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि किस तरह नफ़रत फैलाएगी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, और किसने फैलाई बड़ा क्लियर था। लेकिन आज तक उनको इंसाफ मिला? तस्वीरें तो खींच लिया अपने अपनी, लेकिन उनको इंसाफ मिला? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने इस किस्म की नफ़रत फैलाई और इतना ज़्यादा नुकसान किया लोगों का? और जो हमारे मुल्क में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं अलीना, जो जिनका काम है कि अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाएं, इसको डॉक्यूमेंट करें, जिस किस्म के अब्यूज़ेस होते हैं उनके साथ जो जिस किस्म की वो प्रेशर में आजकल काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं टीवी पे नहीं कह सकती, तो कहाँ है हुकूमत? और सबसे अहम अलीना, अगर हमारे पास एक रिटन जजमेंट मौजूद है 2014 की, उस वक्त के चीफ जस्टिस थे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जिन्होंने लिख के तफसील से बताया कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत है अक़लियतों के लिए मुल्क में। आज तक 11 साल हो गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया आपने।
उसमें क्या था, आप करिकुलम अपना बदलें, करिकुलम में माइनॉरिटीज़ को शामिल करें, पुलिस को सेंसिटाइज करें, जॉब के कोटाज दें, इनकी जो इबादत गाहें हैं उनको आप सिक्योरिटी फराहम करें, और बहुत सी चीज़ें थी। आज तक ना उस पर बात होती है, ना कोई कमीशन बना है, ना ही कभी उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अलीना, ये तो सारी चीज़ें हमें पता है हमने क्या करना है, बस विल नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब की राय जानेंगे। वेलकम बैक। आज मुल्क में अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है और इसी मुतालिक हम पूछ रहे हैं कि यकजहती का इजहार तो हम कर रहे हैं और राइटली सो, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ भी क्या इसकी तर्जुमानी करते हैं? सलीम साफ़ी साहब, देखिए, उसके लिए माशरे की तरबियत करनी ज़रूरी है, ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और वो तरबियत मस्जिद और मेंबर से और स्कूल से, टीचर के टेबल से और हर जगह से वो तरबियत होनी चाहिए। देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि जो लोग उनके बारे में जुल्म करें तो क़यामत के रोज़ मैं उस गैर मुस्लिम का वकील इस मुसलमान के मुकाबले में वो बनूंगा। यानी हमारे नबी जो है वो उस अक़लियत के और गैर मुस्लिम के वकील बनेंगे हमारे ख़िलाफ़। तो ये इससे बड़ी और सज़ा गुनाह क्या हो सकती है कि अल्लाह हमें उस दिन से बचाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम शफ़ात के तलबगार हैं वो हमारे ख़िलाफ़ वकील बने। दूसरा, फिर बानी पाकिस्तान जो थे जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दे दिया, तो उन्होंने बिल्कुल इब्तिदा में ये फरमा दिया था कि इस मुल्क में आज के बाद हिंदू मुसलमान और इसका कोई फ़र्क नहीं है और तमाम शहरी यहाँ के बराबर के हकूक़ के मुस्तहिक़ हैं। और इसमें एक नुक्ता और हमें भी ये समझना चाहिए, बाज़ लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये हमारे जो अक़लियतें हैं ये ज़िम्मी नहीं हैं, ये उस तरह नहीं है जिस तरह के इब्तिदाई दौर के जंगों में मफ्तू हो जाते थे, बल्कि ये मुआहिद है हमारे साथ और इनके दरमियान एक मुआहिदा और एग्रीमेंट हुआ है और अपनी मर्ज़ी से वो पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो एक रिटन एग्रीमेंट है उनके और हमारे दरमियान की, ये रियासत उनके जान माल इज़्ज़त और मजहबी रसूमात और उन सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तो बहरहाल लोगों को ये बात समझानी चाहिए कि आपने अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बचना है और आपने अगर बानी पाकिस्तान के उस पर अमल करना है तो फिर अक़लियतों के साथ ये सलूक रवा न रखिए। एक चीज़ में अलबत्ता ये फ़र्क है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बदकिस्मती से अवामी सतह पे हो रही है जिसमें बाज़ मजहबी तबक़ात भी मुलव्विस होते हैं, लेकिन रियासत की सरपरस्ती अक़लियतों के इस्तेहसाल के अमल को पाकिस्तान में हासिल नहीं है। हिंदुस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वहाँ पर अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात को रियासत की सरपरस्ती भी हासिल है। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को रियासती सरपरस्ती में तामीर किया गया और आज के दिन भी, आज जो अक़लियतों का दिन है, आज भी हिंदुस्तान में एक तारीख़ी मुग़ल दौर के मकबरे पे हमला हुआ है और आप फुटेज में देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी है, पुलिस तमाशा देख रही है और लोग जाके उस इमारत को मुनहदिम कर रहे हैं। तो कम से कम पाकिस्तान में ये है कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, लेकिन रियासत इस जुर्म में शरीक भी नहीं है। ये हमारा बहरहाल इंडिया के मुकाबले में हमारे यहाँ ये फ़र्क है। ये बड़ा दिलचस्प और एक्सेलेंट पॉइंट है फ़खर दुरानी साहब। हमने देखा गाहे गाहे वाक़यात कुछ रिपोर्ट भी होते हैं, उनके ऊपर फिर एक्शन भी होता है। रिपोर्ट, ये जो पिछले अरसे में कुछ वाक़यात हुए हैं इसके ऊपर रियासत का रिस्पांस कितना मुस्तैद था? क्या आपको लगता है कि उससे कोई मिसाल क्रिएट हुई है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर ये हो कि एटलीस्ट रियासत जो है इसके बारे में नो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है? शुक्रिया। देखें अलीना, हमारा जो आइन पाकिस्तान है उसमें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े तौर के ऊपर मुख्तलिफ़ जो है आइन की शिक्के हैं। आइन के जो आर्टिकल 20 है वो उसके साथ साथ 21, 22, 25 और आइन का जो आर्टिकल 36 है वो तो है ही जो माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के हवाले से। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे आइन के तहत तमाम अक़लियतों को रंग, नस्ल और उसकी बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि इनको मुकम्मल तौर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ है। उनकी जो रिलीजियस प्रोपेगेशन के हवाले से, रिलीजियस जो
जो रिलीजन को एक्सरसाइज करने के हवाले से, ये तमाम तर जो है इनको प्रोटेक्शंस हैं। लेकिन मामला ये है कि इसके ये जितने भी आइन के हमारी शिक्के हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो इन्फोर्समेंट है उसके ऊपर सवालात हमेशा उठाए जाते हैं। आप देखें सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बाज़ औक़ात जो कन्वेंशनल मीडिया उस पर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें जो इनके अक़लियतों के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात हेट स्पीच का जो है वो नज़र आता है। इसी तरह के जो दीगर इनके हवाले से जो एक डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो उस पर मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को जो एक जो ज़रूरत है, एक तो जो आपकी इन्फोर्समेंट है ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ जो सर्टन लॉज हैं उसकी, और उसके साथ साथ हमें अपने जो समाजी जो बिहेवियर है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें जब तक जो मजहबी रवादारी के हवाले से शुरू से बचपन से ही अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे और इक्वालिटी और उसके हवाले से नहीं वो करेंगे बच्चों को, तो तब तक मेरा ख्याल है कि जो हमारा माशरती रवैया है वो तब्दील नहीं होगा। फखर साहब, तो हम कहते हैं हम बड़े आगे बढ़े हैं, कहा जाता है कि सोशल मीडिया के बाद शऊर भी आया है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अब तो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसमें आड़ क्या बनाई जा रही है कि जी आप तौहीन मज़हब। बिल्कुल, देखिए अलीना, वही बात कि हमारे पास कानून और आइन भी हैं और हम ये कहते भी हैं, हम अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अब जिस तरह आप कह रही हैं कि हम तो खुद अब मुसलमान एक दूसरे मुसलमान से महफूज नहीं है। आपको जब तक समाजी आपने ये अपने रवैये बेहतर नहीं करेंगे तब तक ये जो एक माशरती तब्दीली आप नहीं ला सकते, चाहे वो अक़लियतों के हवाले से हो या इवन विद इन आपने के जो है उसमें तब्दीली लानी है एक दूसरे के हवाले से, टॉलरेंस के हवाले से। तो ये सबसे ज़्यादा एक रियासत के साथ साथ हमारी एज ए सोसाइटी मेंबर हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है, हर एक फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मजहबी जो रवादारी है वो उसके हवाले से तालीमात दें। सिर्फ रियासत के ऊपर एक इसका वो नहीं होता। ठीक है सर, एब्सोल्युटली, लेकिन रियासत को उसूल तो सेट करना होता है और उसके बाद उस उसूल की इम्प्लीमेंटेशन से बताना होता है कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे मुआशरती भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम ये सब कुछ हुकूमत और रियासत के ऊपर नहीं डाल सकते। चलें, ठीक है जी, आपने हमारे तज्ज़िया सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर संजीदगी से रिफ्लेक्ट किया जाएगा और शऊर होगा लोगों में अपने तही भी, और रियासत भी इसके ऊपर मज़ीद सख्त से सख्त कड़ी निगरानी करेगी कि जहाँ पर मज़हब के कवानीन या मज़हब से मुतल्लिक चीज़ों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।